जो लोग भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं उनको अभी तक ये तो पता चल गया होगा कि कुछ पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं एज पर जीएसटी लॉ। लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी इस बात पे कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स में कौन कौन से रिकॉर्ड्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स जीएसटी में मेंटेन किए जाने चाहिए टैक्स पेयर्स द्वारा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो जो लोग भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना या रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ लॉ के एंगल से बल्कि फ्यूचर में कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है या कोई लाइबिलिटी अराइज होती है तो वो लाइबिलिटी को सब्सटेंशिएट करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही एकमात्र साधन है जिससे आप अपने आप को सही प्रूव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एक जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को मेंटेन करने चाहिए। तो जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की बात करते हैं तो ये बात मेंशन की गई है सेक्शन 35 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन, तो हर वो व्यक्ति जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो मेंटेन करेगा एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अपनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ, ये रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है कि ये रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन करने हैं। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, तो जो भी सर्विसेज आप रिसीव कर रहे हैं या जो सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड्स। उसके बाद स्टॉक ऑफ गुड्स, अगर गुड्स में डील कर रहे हैं तो स्टॉक की पूरी डिटेल आपको मेंटेन करनी चाहिए। उसके बाद कितना आईटीसी आपने अवेल किया है उसकी डिटेल भी आपको मेंटेन करनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कितना आउटपुट टैक्स पेबल है और कितना पेमेंट आपने किया है आउटपुट टैक्स का, उसकी कंप्लीट डिटेल आपको मेंटेन करनी होती है। और उसके बाद है सच अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये तो है बेसिक सेक्शन जिसमें उसने बताया कि आपको ये 5-6 चीजें मेंटेन करनी है अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स के तौर पर कि जब भी जीएसटी में कोई भी प्रॉब्लम आए या जीएसटी डिपार्टमेंट अगर आपका कोई डिटेल चेक करना चाहे तो इन रिकॉर्ड्स की सहायता लेकर वो चेकिंग कर सकते हैं। तो ये हो गए बेसिक रिकॉर्ड्स। और कहां पर मेंटेन करने हैं आपको, आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, ये यहां पर मेंशन किया गया है। तो अगर आपकी एक से ज्यादा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उस सिनेरियो में क्या होगा, तो आइए देख लेते हैं उस सिनेरियो में क्या करेंगे। तो अगर आपका मोर देन 1 प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उस केस में जहां पर एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस है एज स्पेसिफाइड इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो अकाउंट्स रिलेटिंग टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी केप्ट एट सच प्लेस ऑफ बिजनेस। तो जहां के रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर आपके सपोज 3 प्लेसेस ऑफ बिजनेस हैं जो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मेंशन्ड है तो आपको तीनों की डिटेल्स अलग अलग तीनों जगहों पर मेंटेन करनी पड़ेगी। तो उसके बाद एक बहुत कॉमन क्वेरी आती है कि आजकल तो सर सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, सब कुछ सॉफ्टवेयर से और कंप्यूटर सिस्टम्स पे किया जाता है, तो इस सिनेरियो में क्या इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं तो क्या वो मान्य होंगे एज पर जीएसटी? तो बिल्कुल मान्य होंगे और जीएसटी लॉ में ये बात लिखी भी गई है कि रजिस्टर्ड पर्सन मे कीप एंड मेंटेन सच अकाउंट्स एंड अदर पर्टिकुलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारे पर्टिकुलर्स, रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं और वो इक्विवेलेंट माने जाएंगे मैनुअल रिकॉर्ड्स के। तो ये तो है बेसिक रिकॉर्ड्स, लेकिन एक्चुअल में जीएसटी में इसके अलावा और भी बहुत से रिकॉर्ड्स हैं जो आपको मेंटेन करने होते हैं, बहुत सी फाइल्स हैं जो आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो इस वीडियो में मैं आगे वो कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आगे डिटेल में जो एडिशनल रिकॉर्ड्स हैं उन पर जाने से पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि सर जो भी जीएसटी के हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स हैं उनको हमें कब तक रिटेन करना होता है, कब तक, कितने पीरियड तक हमें उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को संभाल के रखना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। तो इसमें इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन
जो भी पर्सन रजिस्टर्ड है वो मैंडेटरीली रिटेन करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। तो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो भी रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन करे हैं वो आपको मैंडेटरीली संभाल के रखने हैं फॉर 72 मंथ्स, यानी कि 6 ईयर्स फ्रॉम। ये बात पे अब गौर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 6 साल कब से कब तक, तो फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर। तो जिस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही है तो उस साल का जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होगी उससे 6 साल तक, उसके बाद 72 मंथ्स तक आपको बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स संभाल के रखने पड़ेंगे। तो अब रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जीएसटी लॉ में जो लिखा था वो सेक्शन 35 में मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैंने आपको साथ ही में बताया कि इसके अलावा बहुत से और डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत से और ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो आपको मेंटेन करने चाहिए। और ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की अब मैं बात कर रहा हूं, लॉ से हटके प्रैक्टिकली आपको किन किन चीजों को मेंटेन करने की जरूरत है वो देख लेते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में हम उसको कवर करते हैं। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ क्या क्या आपको मेंटेन करना है। गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, अगर आप कोई गुड्स या सर्विसेज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड भी आपके पास प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद सप्लाईज अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज अलॉन्ग विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, तो ऐसी कोई भी सप्लाईज जिस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो रहा है उसके भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। जो इनवॉइसेज आप इशू करते हैं वो आपको मेंटेन करनी है, बिल ऑफ सप्लाई मेंटेन करना है, डिलीवरी चलान्स अगर आप इशू करते हैं, क्रेडिट नोट्स डेबिट नोट्स आपको मेंटेन करनी है, रिसीट वाउचर्स, पेमेंट वाउचर्स, रिफंड वाउचर्स। तो जितने भी तरीके के वाउचर्स, इनवॉइसेज, बिल ऑफ सप्लाईज या चलान्स या डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स आप अपने बिजनेस में नॉर्मल कोर्स में यूज करते हैं वो सभी आपको मेंटेन करके रखने हैं। और ये सारी चीजें भी रिकॉर्ड्स का या बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट मानी जाएंगी। इन सब चीजों को मैं अलग से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये लॉ में कहीं नहीं लिखी, लेकिन प्रैक्टिकली आपको ये सब चीजें भी संभाल के रखनी चाहिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, अकाउंट्स ऑफ स्टॉक। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एंड सप्लाइड बाय हिम, तो स्टॉक की क्या क्या डिटेल आपको मेंटेन करनी चाहिए ये भी देख लीजिए। क्या ओपनिंग बैलेंस था, कितना रिसीव किया, कितना सप्लाई किया, अगर कोई गुड्स लॉस्ट हो गए हैं, स्टोलन हो गए हैं, डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, कोई गुड्स अगर आपने राइट ऑफ कर दिए हैं या डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं, या कोई फ्री सैंपल या गिफ्ट दिए हैं, और उसके अलावा बैलेंस ऑफ स्टॉक, जो भी स्टॉक आपके पास बचा है, और स्टॉक किन किन चीज़ों का, वो भले ही रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो, स्क्रैप हो, वेस्टेज हो या कोई भी मटेरियल। तो बेसिकली हर चीज़ का रिकॉर्ड हमें चाहिए, हर चीज़ के रिकॉर्ड की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। उसके बाद एक सेपरेट अकाउंट आपको मेंटेन करना चाहिए रिगार्डिंग एडवांसेस रिसीव्ड, पेड एंड एडजस्टमेंट्स मेड देयर टू। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ टैक्स पेबल, ठीक है, कितना टैक्स पेबल है, तो वो 939494 तो अभी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन 93 यानी कि आरसीएम की बात हो रही है। कितना टैक्स आपने कलेक्ट किया, पे किया, इनपुट टैक्स कितना था, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना आपने क्लेम कर लिया, ठीक है, और सारे टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो टैक्स से रिलेटेड सारी कैलकुलेशंस और सारी वर्किंग्स आपके पास मेंटेन होनी चाहिए। और बेहतर यही होता है, मैं सभी लोगों को ये सजेस्ट करता हूं कि जो भी रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं वो आप साथ साथ पैरेलली करते जाइए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप महीना भर कुछ ना करें और मंथ एंड होने के बाद आप फिर से अपने अकाउंट्स बुक पे ध्यान दें। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं जो एक साल बाद अपने अकाउंट बुक्स मेंटेन करते हैं, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है। मैं कभी भी ऐसी प्रैक्टिस को एनकरेज नहीं करता हूँ। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में कुछ और ऐसी चीजें हैं जिनको एक बार देख लेते हैं। नेम्स एंड कंप्लीट एड्रेसेस ऑफ सप्लायर्स फ्रॉम हुम ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज चार्जेबल टू टैक्स। कोई भी टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज आप रिसीव कर रहे हैं तो उसमें आपका नेम एंड कंप्लीट एड्रेसेस ऑफ द सारे सप्लायर्स का आपके पास होना चाहिए। नेम्स एंड कंप्लीट एड्रेसेस ऑफ द पर्सन्स टू हुम ही हैज सप्लाइड गुड्स और सर्विसेज, तो जो भी आपके बायर्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, जहां तक पॉसिबल है, जिस हद तक पॉसिबल है, आपको उनकी सारी डिटेल्स, नेम, कंप्लीट एड्रेसेस, अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो उनका जीएसटी नंबर आपके पास प्रॉपरली रिकॉर्ड्स में मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद है कंप्लीट एड्रेसेस ऑफ द प्रीमाइसेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड बाय हिम, तो जो भी आपकी
प्लेसेस ऑफ बिजनेसेस हैं, एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस हैं, जहाँ भी से भी आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, उन सब की भी डिटेल आपके पास प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत से लोग अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेसेस नहीं शो करते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट में, अपने रजिस्टर्ड एड्रेस में, अपने रजिस्ट्रेशन में इनको नहीं इंक्लूड करवाते हैं। इसी से रिलेटेड मेरी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने 10 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो जीएसटी में टैक्स पेयर्स करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनको अब नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो प्रॉब्लम उनके लिए सीरियस हो सकती है। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा। आप लोग वो वीडियो भी देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते तो आ रहे हैं लेकिन अभी तक हमने उसको सुधारा नहीं है। अब आ जाते हैं कि अदर देन अकाउंट्स। देखिए, अकाउंट्स हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि अकाउंट्स मतलब हम अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, टैली में, बिजी में, या जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो डेटा हम मेंटेन कर रहे हैं, क्या वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता है? क्या वही रिकॉर्ड्स का हिस्सा माना जाएगा? सपोज आप जीएसटी की इनपुट और आउटपुट टैक्स की वर्किंग बनाते हैं एक्सेल में, तो क्या वो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स माना जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर मेरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब सिर्फ टैली में जो डेटा है वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स या उसी को रिकॉर्ड्स माना जा सकता है जीएसटी के हिसाब से, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स शैल इंक्लूड एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो डेटा है, चाहे वो एक्सेल शीट्स हो, चाहे वो वर्ड पे आपने कोई वर्किंग बना रखी हो, कोई भी डेटा आपने स्टोर कर रखा हो ऑन एनी डिवाइस, तो वो भी जो है रिकॉर्ड्स का पार्ट माना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।